गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 बिजनेस का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नेम चैप्टर 8 स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। जैसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं उनको, वर्क कैसे लोकेट करते हैं, उन सब के बारे में। टॉपिक है प्रशिक्षण विकास कैसे करवाएंगे एम्प्लॉय का। इसमें कर्मचारियों को अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में सहायक प्रक्रिया जिससे वे अपने कार्य को और अधिक कुशलता से करने में सक्षम हो, उसे प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। प्रशिक्षण ये होता है कि बेटा अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें और आपको बेटर करना है और आपको बेहतर करना है तो आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे, उसके लिए अलग से कक्षाएं लेंगे, उससे अलग से और उसमें प्रशिक्षण लेंगे। एक विशिष्ट उद्देश्य से पूर्ण लोगों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने को संगठित गतिविधि है। ये एक तरह से इसका एक उद्देश्य होता है कि जो अभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ज्ञान को और उनके कौशल को कैसे बढ़ाया जाए। विकास शब्द एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए न केवल कौशल और क्षमताओं के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विकास का मतलब होता है कि जो आपकी क्षमताएं उनको और अच्छी तरह विकसित करना, बल्कि जो अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य हो करने के लिए कर्मचारी को समग्र क्षमता को भी बढ़ाता है। यह आमतौर पर प्रबंधकों और अधिकारियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर बेटा जो प्रबंधक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ाने का कार्य है कि एक जो कर्मचारी का ज्ञान है और जो तकनीकी कौशल है वो बढ़ सके। इसके सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को विकास शामिल है। विकास कार्यबल को तकनीकी कौशल, समस्या को सुलझाने के कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। नए कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को काम में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण आवश्यक है जिससे वे कार्य के संचालन और कौशल की आवश्यकताओं से परिचित हो सके। विद्यमान कर्मचारियों के लिए काम करने के बेहतर तरीके सीखने के लिए एक समय के अंतराल पर प्रशिक्षण सहायक होता है, और तब भी जब उन्हें नए काम करने हो, यह उनकी पदोन्नति, उनके दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के स्तरों में सुधार करने में मदद करता है। प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर क्या है? प्रकृति प्रशिक्षण तकनीकी ज्ञान के अध्यापन से संबंधित है कि आप किसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले रहे हैं बेटा, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उससे होता है। विकास क्या होता है? विकास का उद्देश्य मानव और जो उसके वैचारिक कौशल को सिखाना है। उसके वैचारिक कौशल क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसको सिखाना है। उपयुक्तता तकनीकी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है। जो तकनीकी कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियन वगैरह, उनके लिए उपयुक्त है ये, या प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है। विकास जो मैनेजमेंट में जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए है, और प्रशिक्षण जो तकनीकी कर्मचारी है उनके लिए अच्छे हैं। समय, ये कम समय की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण आप लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ये एक दीर्घ समय की प्रक्रिया। फिर आता है बेटा अभिविन्यास। प्रशिक्षण कार्य उन्मुक्त है, विकास जो है वो आजीविका उन्मुक्त है। प्रशिक्षण आप लेंगे उससे आपको कार्य की उन्मुक्ति मिलेगी, और विकास में आपकी आजीविका इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण जो वो जॉब ओरिएंटेड है, वो जॉब से रिलेटेड होता है कि आपकी जॉब होगी, और डेवलपमेंट के वो आपका कैरियर रिलेटेड है कि कैरियर में ग्रोथ हो जाएगी।
यह तकनीकी कौशल सिखाता है, टेक्नोलॉजी वगैरह सिखाते हैं, टेक्निकल स्किल के बारे में बताते हैं। और जो गैर प्रबंधकीय कर्मियों के लिए उपयुक्त है, जो मैनेजमेंट में एम्प्लॉय नहीं होते उनके लिए उपयुक्त है। यह मानवीय कौशल उनकी अवधारणा को सिखाता है और प्रबंध कर्मियों के लिए उपयुक्त है। प्रशिक्षण एवं विकास का महत्व। प्रशिक्षण एवं विकास संगठन एवं कर्मचारियों दोनों के लिए लाभप्रद है। यह केवल कर्मचारियों की उत्पादकता और विकास में ही वृद्धि नहीं करता, अपितु एक संगठन को सफलता की ओर भी ले जाता है। संगठन के को प्रशिक्षण से लाभ क्या क्या हो सकते हैं? प्रशिक्षित कर्मचारी अपव्यय कम करता है और प्रशिक्षण में और अपना काम करने में कम समय लेते हैं। अगर एक प्रशिक्षित कर्मचारी होगा बेटा, उसको तो काम आएगा, और जो काम करने का जब वो काम करेगा तो कम वेस्टेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग होगी, वो कम काम लेगा चीजें सीखने में और उन्हें करने में। कर्मचारी अपने बेहतर प्रदर्शन से संगठन को लाभान्वित करेगा, अच्छा काम करेगा तो संगठन को प्रॉफिट होगा। इसके द्वारा मानव, मशीन और सामग्री को बेहतर उपयोग होता है। जो रिसोर्सेज होते हैं, मशीन, सामग्री वगैरह, उनका अच्छा यूज होगा। श्रमिकों के मन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और कार्यबल को नए उद्यम लेने के लिए प्रेरित करना। मन में एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप एक बिजनेस ओरिएंटेड होंगे। और जो कार्यबल है उनको नए नए वेंचर में लेके जाना। श्रम आवर्त और अनुपस्थिति को कम करता है। जो लेबर का टाइमिंग है, टर्नओवर और जो एब्सेंट है उसको कम करता है, टाइम को कम करता है। श्रमिकों की मशीन पर सुरक्षात्मक तरीके से कार्य के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि कार्य कैसे करने हैं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आती है। अप्रशिक्षित श्रमिक की तुलना में प्रशिक्षित श्रमिक अचानक होने वाले परिस्थितिक परिवर्तन को शीघ्र एवं सहजता से अपना लेते हैं। अगर कोई प्रशिक्षित श्रमिक होगा तो जो भी परिस्थिति में चेंज आ रहा है वो उसको उसके अनुरूप चेंज हो जाएगा समय के हिसाब से। प्रशिक्षण से कर्मचारियों को लाभ क्या क्या होता है? प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल श्रमिकों के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करता है। बेहतर प्रदर्शन से श्रमिकों को और ज्यादा आय होती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी इंक्रीज होगी। नई तकनीकें, नई विधि से रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, टेक्नोलॉजी होंगी, मेथड पता होंगे तो और जॉब मिलेंगी। प्रशिक्षित श्रमिकों के पास समस्या से निपटने के लिए बेहतर क्षमता होती है और वे नौकरी में और आने वाले उतार चढ़ाव से आसानी से निपट लेते हैं। बढ़ी हुई कार्य संतुष्टि से श्रम शक्ति का मनोबल बढ़ता है। अगर आपके पास कार्य करने की संतुष्टि है, आपको लगता है कि मैं काम अच्छा करूँ, तो आप मन लगा के काम करें। प्रशिक्षण की विधियाँ क्या क्या है, कैसे कैसे प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के विभिन्न तरीके होते हैं। यहाँ उस प्रशिक्षण के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आप कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो ये कि जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहीं प्रशिक्षण ले कार्यस्थल पर रहते हुए प्रशिक्षण लेना। एक होता है बेटा कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण लेना। कार्य पर प्रशिक्षण विधियां। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारी कार्यस्थल पर में रहते हुए पर्यवेक्षकों या अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कार्य सीखता है। यह विधि जो है कार्य करते हुए स्वयं सीखने को बढ़ाती है। जॉब इंस्ट्रक्शन या कोचिंग और जॉब रोटेशनिंग वरिष्ठ के सहायक के रूप में कार्य करते हुए सीखना। अस्थायी पदोन्नति आदि कार्य पर प्रशिक्षण को सामान्य विधियां हैं। कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण विधियां। इन विधियों में जो प्रशिक्षण कर्मचारी है वो कार्यस्थल से जहाँ वो काम कर रहा है उससे दूर ट्रेनिंग होगा, ताकि जो विशेषज्ञ प्रशिक्षण का संचालन कर सके और कर्मचारी कार्य पूर्ण करने के लिए तत्कालिक दबाव से मुक्त हो। और कर्मचारी से ये ना हो कि नहीं मुझे कभी काम कंप्लीट करना नहीं, वो आराम से अपनी ट्रेनिंग ले। प्रदर्शन के साथ व्याख्यान, सम्मेलन, केस चर्चा, वीडियो शो एवं फिल्में कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण को सामान्य विधियां भी करवाते हैं। फिर प्रशिक्षण का एक और तरीका जिसे प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहा जाता है।
प्रकोष्ठ प्रशिक्षण एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्यशाला प्रशिक्षण को बताता है, जहाँ लैबोरेटरी वगैरह जहाँ काम करने का वहाँ जाके आपको बताएंगे, जिससे कार्यस्थल की जो वास्तविक परिस्थिति उससे आपको पता चले। नकल करने के प्रयास ऐसी कार्यशाला में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब जहाँ आपको प्रशिक्षण करना है उसके एक लैब बना दी जाती है, वो वही काम, और फिर आपसे करवाते हैं कि आप ऐसा करें, ताकि आप उस काम को अच्छी तरह और आसानी से सीख सके। इसे क्या कहते थे? जॉब मेथड। जब आप कार्यस्थल के बाहर जाके करते हैं तो आपको ऐसा माहौल दे दिया जाता है और आपको उधर ही ट्रेनिंग दी जाती है, एक वर्कशॉप लगा दी जाती है जहाँ आप काम करेंगे या उसकी नकल करेंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको याद करना है। फिर आता है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल। कैसे अपने परफॉर्मेंस दी, कैसा काम हुआ, उसे बोलते हैं निष्पादन मूल्य। इसमें कह रहे लोग अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं में भिन्न होते हैं। जो उनकी क्षमता होते हैं, प्रतिभा होते हैं, वो भिन्न होते हैं, और प्रबंधन को इन अंतरों को जानना आवश्यक होता है ताकि उचित रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। निष्पादन मूल्यांकन से, परफॉर्मेंस अप्रेजल से तात्पर्य कि कर्मचारी के वर्तमान और भूतकाल के कार्य को पूर्व निर्धारित जो मानक है उनकी तुलना करते हुए मूल्यांकन करना, उसने कैसा काम किया। विशेष रूप से इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्यस्थल पर किए गए कार्यों का मूल्यांकन या प्रबंधकों को उन कर्मचारियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है जो दिए गए काम को संतोषजनक ढंग से करते हैं, और कुछ ऐसे करने में सक्षम ही है तो क्यों। निष्पक्ष निष्पादन मूल्यांकन से तात्पर्य है कर्मचारी के वर्तमान या भूतकाल के कार्यों को देखते हुए जो हमारे पूर्व निर्धारित मानक हैं उनसे तुलना करते हुए समान रूप से करें और कार्य के समान तरीके का उपयोग करके और कार्य के समान मानकों स्तर का मूल्यांकन करें। निष्पादन मानक इच्छित मात्रा में उत्पादन, कार्य की गुणवत्ता क्या है, अथवा कार्य प्रक्रिया में माल का न्यूनतम अपव्यय कितना हुआ है, ये चेक करना होता है। फिर आता है पारिश्रमिक, कंपनसेशन देना उसको। कहता है प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो ये कंपनसेशन है, पारिश्रमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्रमिक कर्मचारी हैं और प्रबंधक उनके बीच में उनके संबंधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कोई भी संगठन योग्य कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक के बिना आकर्षित नहीं कर सकता और ना ही उन्हें रोक कर रख सकता है। पारिश्रमिक शब्द संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कर्मचारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। इसमें मूल वेतन कितने हैं, भत्ते और अन्य लाभ शामिल हैं जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवा को ध्यान में रखते हुए भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक आधारभूत प्राथमिक पारिश्रमिक क्या होता है, और बेटा एक होता है अनुपूरक पारिश्रमिक क्या है। एक है आधारभूत, एक पारिश्रमिक, एक है प्राइमरी कंपनसेशन मिलना होता है, एक होता है बेटा सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। आपको उसको साथ में अनुपूरक सप्लीमेंट्री करके। आधारभूत अथवा प्राथमिक पारिश्रमिक है जो एक कर्मचारी को हर महीने दी जाने वाली एक निश्चित राशि है। हर महीने आपको एक निश्चित राशि देते हैं। इसमें वेतन और भत्ते शामिल है। जो आपकी नॉर्मल सैलरी जो आपको मिलती है वो होती है इसमें आधारभूत प्राथमिक पारिश्रमिक में। जो किसी कर्मचारी को उसके कार्य के प्रतिफल स्वरूप प्रदान किया जाता है, जो कार्य करता है उसके बदले में उसको सैलरी दी जाती है, जिसे हम प्राथमिक पारिश्रमिक बोलते हैं। फिर आता है अनुपूरक। अनुपूरक जो पारिश्रमिक से तात्पर्य कर्मचारी को दिए गए पारिश्रमिक से जो उन्हें और अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसे अभिप्रेरक पारिश्रमिक के रूप में भी माना जाता है। अभिप्रेरक मौद्रिक या गैर मौद्रिक हो सकता है, रुपये में हो सकता है, बिना रुपये भी हो सकता है।
मौद्रिक प्रोत्साहन में जैसे बोनस हो गए, अगर आपने सेल ज़्यादा की तो उस पर कमीशन मिलेगा, लाभ, हिस्सा जैसी योजनाएं शामिल होती है। दूसरी ओर जो गैर मौद्रिक है, अभिप्रेरकों में पर्यवेक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे थे, चुनौतीपूर्ण नौकरियों का कम करना, मान्यता आदि शामिल है। ये अभिप्रेत कर्मचारी को उनके काम में रुचि बनाए रखने, उनकी मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी मान्यता है कि उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके काम क्या उनको देखना। पदोन्नति एवं स्थानांतरण, जब एक कर्मचारी को अधिक जिम्मेदारी, अधिक वेतन मिलता है, उस स्थिति और उसके बाद उसकी वर्तमान नौकरी से संबंधित कार्य सौंपा जाता है। जैसे आप जो कार्य कर रहे थे उससे आपको ऊपर पोस्ट दी जाती है, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, आपको अधिक जिम्मेदारी दी जाती है, आपकी स्थिति ऊपर ले उच्च की जाती है, तो इस पदोन्नति का नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं पदोन्नति। इस प्रकार पदोन्नति किसी कर्मचारी के उन्नति के स्तर या स्थिति के संदर्भित करती है। पदोन्नति का मुख्य उद्देश्य है किसी व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना है और उसकी कार्य संतुष्टि को बढ़ाना है। पदोन्नति का आधार सेवा की योग्यता में वरिष्ठता हो सकती है, अर्थात कर्मचारियों की श्रेष्ठ क्षमता या वह वरिष्ठता और योग्यता हो सकती है। अर्थात योग्यता एक ही है पर जो वरिष्ठ है वह पदोन्नति के लिए योग्य माना जाता है। तो सबसे बड़ा होगा उसको हम वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिया जाता है। जब किसी कर्मचारी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता, अच्छा नहीं कर रहा, तो उसे सुधारा भी नहीं जा सकता, उसे निचले दर्जे का काम सौंप दिया जाता है, उसे ऐसे एक्स्ट्रा वर्क दे दिए जाते हैं और वही वेतन दिया जा सकता है। इसे पदोन्नति के रूप में जाना जाता है, मतलब पदोन्नति हो गया, घट गया उसका दर्जा। या फिर हम स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण एक प्रकार के कार्य परिवर्तन को संदर्भित करता है जहाँ एक कर्मचारी को समान पद तथा वेतन पर एक अलग काम सौंपा जाता है, या जब किसी कर्मचारी को फर्म की किसी अन्य इकाई में इसी तरह से का काम सौंपा जाता है। इस प्रकार स्थानांतरण में आमतौर पर वेतन में वृद्धि या बेहतर स्थिति शामिल नहीं होती है। यह बस कर्मचारी को व्यापक अनुभव प्राप्त करने और उसे अधिक से अधिक नौकरी में संतुष्टि देना, ये विभिन्न इकाइयों में कर्मचारी की आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। या तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी बदली कर देते हैं। ये बस अगर कर्मचारी को ज़्यादा अनुभव हो गया तो उसको अधिक नौकरी में संतुष्टि देने के लिए तो हम उसको संतुलित करते हैं। फिर आता है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? अभी पदोन्नति थी, अब निर्देशन। प्रमोशन के बारे में हो गया बेटा, ट्रांसफर के बारे में हो गया। हम बात करें हम डायरेक्टिंग के बारे में। निर्देशन कैसे क्या करते हैं उसके बारे में कह रहे। उद्यम का प्रबंधन करते समय जब हम एक मैनेजमेंट बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजमेंट होता है के लोगों द्वारा कार्य करवाने होते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें कार्य करने होते हैं, जैसे कि अधीनस्थों को दिशा निर्देश देना, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देश देना कि आपको ये काम करना है। समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें प्रेरित करना तथा नेतृत्व प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक कार्य प्रबंधक को, जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर है, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना होता है। जैसे टाइप करने वाले, कार्यालय सहायक, डाक भेजने वाले, लेखा लिपिक आदि, तो उन्हें उनके लिए निर्देश जारी करना और कार्य संबंधी गतिविधियों का वर्णन करना होगा। उन्हें ये बात बताना होगा कि कौन सा काम कैसे करना है। कार्यालय प्रबंधक लोगों की योजना बना सकता है, लोगों के लिए योजना प्लानिंग करेगा, लोगों को व्यवस्थित करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन वह उनका कार्य नहीं कर सकता। उनकी पोस्ट कर सकता है, उनको बता सकता हूँ वहाँ काम कर, लेकिन उनका कार्य वो नहीं कर सकेगा। जब तक वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश नहीं देता और उन्हें अच्छी तरह से कार्य करने की प्रेरित नहीं करता, एक प्रबंधक को सभी गतिविधियां निर्देशन प्रक्रिया की गठन करती है। इस प्रकार जो निर्देशन होगा, जो डायरेक्शन देनी होगी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में
लोगों को निर्देशित करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, प्रेरणा देने का कार्य होता है। ये लोगों को बताने की प्रक्रिया है या सुनिश्चित तरीके से कार्य करना है और वे इसे संभव तरीके से कैसे कर सकते हैं। निर्देशन प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल होती है, जैसे अधीनस्थ, जो उनके अधीनस्थों को, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अधीनस्थों को अपने कार्य को निर्धारित तरीके से करने के लिए निर्देश देना, उन्हें कैसे कैसे क्या कार्य करने हैं। जो कर्मचारी हैं, उनकी गतिविधियां, वो कैसे क्या कार्य करने हैं, उनकी जांच करना। जो कर्मचारी प्रबंधकों के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करना। तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देना, उन्हें नेतृत्व प्रदान करना। प्रबंधक जो है वो योजना बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। निर्देशन जो कार्य है वो प्रबंधन के अन्य कार्य जैसे नियोजन संगठन की तरह प्रबंधन का हृदय है। नियुक्तिकरण कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक निर्देशन कार्य नहीं हो जाता। अतः कह सकते हैं कि क्रियाशील प्रबंधन ही निर्देशन है। इसी कार्य के अंतर्गत प्रबंधक लोगों से कार्य निष्पादित करवा सकता है। डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं, इसे हम ये मान के चलते हैं बेटा, आपको सुपरवाइज करना है, उनको गाइड करना है, उनको इंस्पायर करना है, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। बट आप उनका काम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखनी है। आप उनका काम नहीं कर सकता। जो अगर मैं कहूँगी डायरेक्शन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं मैनेजमेंट जो एक्शन में है वही डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है निर्देशन का महत्व। जो आप डायरेक्ट करेंगे उसका क्या महत्व है, डायरेक्टिंग का क्या महत्व है, हम उसको करेंगे। जब तक किसी योजना को कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता, मतलब जो आपने प्लानिंग बनाई, आपने प्लानिंग बना ली और उस प्लानिंग को जब तक आप एक्शन में नहीं लेके आएंगे, वह केवल योजना ही रहती है। निर्देशन के अभाव में अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, डायरेक्शन देने वाला नहीं है, अधीनस्थों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। जो यहाँ एम्प्लॉय काम करे उनको बताएगा नहीं क्या काम करना, उनको कैसे पता और कैसे करना संभवतः है। उन्हें संतोषजनक कार्य करने के लिए प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। योजना का कार्यान्वयन मोटे तौर पर निर्देशन का आवश्यक अंग। कर प्रबंधक के कार्य के रूप में निर्देशन अनेक प्रकार से उपयोगी है। यह दिए गए कार्य को ठीक सेम समय से करने के लिए अधीनस्थों को मार्गदर्शन देता है। यह अधीनस्थों को कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने, उन्हें श्रेष्ठ करने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। कि जो आप कि कार्य को अच्छी तरह से करना है और समय पर करना है, और जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन देनी है कि आपको कैसे काम करना है। और जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं ताकि वे संतोषजनक ढंग से काम कर सके और जितना अच्छा हो सके वो जितना कर सकते हैं उतना करें, उनके लिए उनको प्रेरणा भी देनी होती है। ये डायरेक्टिंग का काम है। यह काम का रख रखाव, कैसे काम को कैसे रखा जाएगा, एक अनुशासन होना चाहिए। अच्छे कार्य जो कर रहे हैं उनकी एक पहचान होनी चाहिए, उनको एक पुरस्कार देने चाहिए। निर्देशन में पर्यवेक्षण भी शामिल है, जो सूचित करने के लिए आवश्यक है कि आदेश और निर्देशों के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है या नहीं। अगर आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो इसमें जो सुपरविजन होता है वो भी इंक्लूड है। जो ये देखते हैं कि कौन सा कार्य कैसे क्या हुआ है, वो लोग भी इंक्लूड होते हैं, सुपरवाइजर भी। ये विभिन्न प्रक्रियाओं को स्वीकृत करता है। इन व्यक्तिगत लक्ष्यों को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ मिलने में सहायक होता है। निर्देशन में नेतृत्व क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है जो डायरेक्टिंग करते हैं, जो अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर उपयुक्त वातावरण बनाने और समूह में कार्य करने की भावना को प्रेरित करते हैं। ये आपकी डायरेक्टिंग की। फिर आता है निर्देशन के तत्व कौन कौन से हैं। कह रहा है संप्रेषण,
पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा और नेतृत्व। ये डायरेक्टिंग के 4 आवश्यक तत्व। सबसे पहले आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन करना, बातें करना, उसे बोलते हैं संप्रेषण। बातों के द्वारा डायरेक्शन करना। फिर होता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन करना। फिर होता है उनको अभिप्रेरणा देना। एक प्रेरणा होती है, एक होता है अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेशन देना कि आप ये कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देना। फिर होता है नेतृत्व। नेतृत्व होता है बेटा लीडरशिप। और अभिप्रेरणा होता है मोटिवेशन। और पर्यवेक्षण होता है सुपरविजन करना। और अब संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। ये आपको करना है। निर्देशन के जो तत्व है काफी इंपोर्टेंट। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक बुनियादी संज्ञानात्मक कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जिसे प्रेषक के रूप में जाना जाता है सूचना प्रसारित करता है। एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसे प्रेषक के रूप में जाना जाता है। एक तो होता है जो सूचना देता है, और दूसरा होता है जो उसको व्यक्ति होता है जो प्रेषक के रूप में जाता है, जो सूचना प्राप्त करता है। मतलब मैंने फोन किया, मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं प्रेषी हूँ। जो सूचना ले रहा है वो प्रेषणी है। ताकि प्रदर्शन और कर्मचारी को दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। संगठन में पर्यवेक्षक होते हैं जो सुपरविजन होते हैं, उनके वहाँ जो कार्य करते हैं द्वारा दृष्टिकोण सूचना दी जाती है ना। सुपरवाइजर क्या करेंगे, जो उनके नीचे काम करे उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। उचित कम्युनिकेशन संप्रेषण से स्पष्ट आते हैं। अगर अच्छी तरह से बातचीत होगी तो स्पष्टता आएगी और अधीनस्थों के सहयोग से कार्य आगे बढ़ता है। गलत सूचना से क्या होगा, अधीनस्थों के मध्य गलतफहमी हो जाएगी जिसके कारण दोषपूर्ण संप्रेषण समस्या उत्पन्न होती है। अधीनस्थों को उनके द्वारा बताए गए संदेशों को सही ढंग से सुनना और समझना भी चाहिए। संप्रेषण कम्युनिकेशन के कुछ तत्व हैं। निष्पादन का मूल्यांकन होगा। निष्पादन की मानकों से तुलना होनी चाहिए। विचलन के कारण पता होना चाहिए कि भटकाव कहाँ हुआ है, सुधार करना चाहिए। फिर मेजरमेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस का। कंपैरिजन होना चाहिए, जो पहले तो मूल्यांकन करे जो काम हुआ है, फिर दोनों कंपैरिजन करे, फिर करेक्शन करे और फिर इम्प्लीमेंट, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करे, डिसाइड करे कौन से क्या होना। ये कम्युनिकेशन के पार्ट्स। इसमें 2 पक्ष होते हैं बेटा, एक जो सूचना भेजता है और दूसरा जो उसे ग्रहण करता है। संदेश होता है जो भेजा और ग्रहण किया जाता है। इसमें ग्रहणकर्ता संदेश को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और सामने वालों को वैसे ही प्रक्रिया देते हैं। आज के लिए इतना ही था बेटा। कल हम संप्रेषण का महत्व करेंगे, ध्यान रखना। क्लास आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है उस पर मिल जाएगी। उस पर जाके आप गूगल ड्राइव से क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहाँ ही क्लोज करते हैं। थैंक यू।